बॉलीवुड के तमाम गानों से लेकर आपके लुक को संवारने तक हर जगह जिस चीज की चर्चा है वो कुछ और नहीं बल्कि आपके बाल हैं। आजकल खराब लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और यहां तक कि जेनेटिकल कारणों से बाल झड़ना एक कॉमन बात हो गई है। कई लोग बाल झड़ने की समस्या को रोकने के लिए तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन फिर भी गंजापन उनके जीवन में दस्तक दे ही देता है। आमतौर पर गंजेपन के बाद यानी सर के बाल जाने के बाद उन्हें फिर से उगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कई भ्रामक चीजें अक्सर वायरल होती रहती हैं। ऐसे में आखिर ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, ये होता कैसे है और इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होंगे? ऐसे ही आपके तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज अमर उजाला डिजिटल ने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद की डॉक्टर सौम्या सचदेवा से कनेक्ट किया है। तो ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर सौम्या से आप जानिए कि आखिर ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक टाइप की सर्जरी है जिसमें आपके फॉलिकुलर यूनिट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो आपके पीछे के सर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में ऑसिपिटल स्कैल्प कहा जाता है। वहाँ से आपके फॉलिकुलर यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करके आपके बैल एरिया में, जहाँ पे बाल नहीं है, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो वाले फॉलिकुलर यूनिट्स लगाए जाते हैं। मोटी मोटी भाषा में इस प्रोसीजर को हेयर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अब ये कई तरीके से होता है। इसमें जो सबसे कॉमन प्रोसीजर है जो आज की डेट में होता है उसे बोलते हैं FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें आपके पीछे के एरिया से फॉलिकुलर यूनिट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक एक करके फॉलिकुलर यूनिट्स निकाले जाते हैं और जहाँ पे हमारा बैल्ड एरिया है, सपोजिंग यहाँ पे है या यहाँ पे है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे स्लिट्स बना के उन फॉलिकुलर यूनिट्स को लगाया जाता है। एक और प्रोसीजर जो किया जाता है वो होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसको FUT प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें एक पूरा बैंड ऑफ हेयर निकाला जाता है पीछे से और फिर उसे फॉलिकुलर यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है और उसे बैल्ड एरिया में, यानी कि जहाँ पे बाल नहीं है, वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। वहीं इसके बाद अब डॉक्टर सौम्या से जानते हैं कि आखिर कौन लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कराने के लिए आखिर क्या फैक्टर व्यक्ति में होने चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट या आदर्श कैंडिडेट वो है जिसका स्कैल्प हेल्दी हो, जिसके स्कैल्प में कोई भी बीमारी ना हो, जिसके सर में कोई भी बीमारी ना हो। बहुत सारी स्किन की कंडीशंस होती है जो बालों में भी होती है। दूसरी बात यह है उनकी जनरल हेल्थ कंडीशन, मतलब अपनी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। कोई बड़ी बीमारियां हेल्थ रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई एक्टिव ऑटो इम्यून डिजीज, डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज। कंट्रोल डायबिटीज में फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, पर अनकंट्रोल डायबिटीज में 2 बार सोचा जाता है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कोई बड़ी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या कोई और बड़ी बीमारी, तो उस केस में हमें पर्सन टू पर्सन, केस टू केस देखा जाता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एलिजिबल है या नहीं। दूसरी चीज एक हेल्दी स्कैल्प, जैसा कि मैंने बताया, जनरल हेल्थ कंडीशन। एंड तीसरी चीज डोनर एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनर एरिया जहाँ से बाल लिए जाएंगे, पीछे के एरिया से बाल लिए जाते हैं, तो डोनर एरिया आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छी का क्या मतलब है कि वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, अच्छे फॉलिकल्स का प्रेजेंस होना चाहिए, जो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट की जनरल हेल्थ कंडीशन पे, उसकी एज पे, उसके हेयर के स्टेटस पे। तो इन सब चीज़ों पे ये और भी डिपेंड करता है कि डोनर एरिया कैसा है, और वही चीज़ आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस को भी डिटरमाइन करते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट की कोई क्वेरी आती है। वहीं इसके बाद अब जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और सबसे जरूरी, क्या इस प्रोसेस को कराने के बाद कुछ दर्द महसूस होता है? ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एनेस्थीसिया की प्रेजेंस में किया जाता है। तो आपके सर को नम किया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं सर पे, तो इसीलिए उस प्रोसीजर में पेन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को यही डर होता है, पर जब प्रोसीजर कराते हैं तो ग्रेजुअली वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि पेन नहीं होता है। कितना टाइम लगता है एक टिपिकल सर्जरी में? एक टिपिकल सर्जरी में 6 से 10 घंटे लगते हैं, पर ज़्यादा भी लग सकते हैं। जब ज़्यादा लगते हैं तो फिर उसे 2 या 3 पार्ट्स में किया जाता है। एक पर्टिकुलर डे में 6 to 10 आवर्स की सर्जरी होती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है तो फिर 2 डेज में ये सर्जरी की जा सकती है और दोनों दिन 6 से 10 घंटे की सिटिंग दी जाती है।
वही ये तो हुई सर्जरी के बाद। अब डॉक्टर सौम्या से जानिए कि इस पूरे प्रोसेस के बाद रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है और क्या नए बाल आने में भी कुछ समय लग सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी में टिपिकली 4 से 7 दिन लगते हैं और ट्रांसप्लांटेड बालों को बढ़ने में तो जो फुल रिजल्ट आता है वो आपका 4 से 6 महीने में फुल रिजल्ट आता है। आप अगर नॉर्मल डेस्क वर्क करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो, वर्क फ्रॉम होम में तो आप अगले दिन से ही काम पे जा सकते हो। अगर आप डेस्क वर्क करते हो तो 4 से 5 दिन में ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप फिजिकल वर्क करते हो तो 7 to 10 डेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब जानिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से कौन से खतरे जुड़े होते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के साथ जो कॉमन रिस्क है वो एनेस्थीसिया वाले रिस्क होते हैं कि एनेस्थीसिया सही ढंग से ना दिया जाए, ज़्यादा दे दिया जाए या कम दे दिया जाए। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो इसीलिए पहले पूछा भी जाता है कि पेशेंट को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी है या ऐसी कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही। कई बार पेन हो जाता है, कई बार कुछ नमनेस भी हो जाती है, कोई नर्व लॉस, सेंसेशन लॉस हो जाता है नर्व डैमेज की वजह से, तो ये सब रिस्क हो सकते हैं। बट अगेन ये सब चीज़ें आप अगर एक कॉम्पिटेंट स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ही प्रोसीजर कराते हैं तो ये सब चीज़ों का रिस्क बहुत कम होता है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है पोस्ट प्रोसीजर के बाद, आमतौर पे हल्का फुल्का स्वेलिंग, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की दवाइयाँ दी जाती हैं। पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। थोड़ा बहुत पेशेंट्स को नमनेस फील होता है, हल्का फुल्का नमनेस होता है कुछ दिन के लिए, अभी वो ठीक हो जाता है। तो ये सब रिस्क हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा इस वीडियो के आखिरी हिस्से में डॉक्टर सौम्या से ये भी जानिए कि आखिर इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्चा आ सकता है और जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं क्या उसमें ये कवर होता है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की कॉस्ट टिपिकली पर ग्राफ्ट ली जाती है, जो टिपिकली 30 रुपीज से 100 रुपीज पर ग्राफ्ट कॉस्ट होता है, जो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। और आमतौर पे इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस प्रोसीजर को कवर नहीं करती क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर माना जाता है, ना कि मेडिकल। वहीं इसके साथ अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी मदद कर सकता है। ऐसे में अगर आपको भी ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिनके बारे में आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।